नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम के ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे राहु ग्रह द्वारा बनने वाले कुछ शुभ और अशुभ योगों के बारे में, क्योंकि हम सिर्फ राहु से डरते हैं और राहु जब किसी ग्रह से युति या दृष्टि संबंध बनाए तो हम ये सोचने लगते हैं कि राहु यहाँ बहुत परेशानी खड़ी करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु हमारी कुंडली में बहुत बार राजयोग कारक भी होता है। चलिए जानते हैं राहु की अन्य ग्रहों के साथ युति और दृष्टि संबंध के बारे में और जानेंगे राहु के अच्छे और बुरे दोनों योगों के बारे में। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन इनका प्रभाव कुंडली में बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि राहु और केतु को जन्म नियंत्रक ग्रह कहा गया है। राहु और केतु दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं और हमेशा वक्री रहते हैं। जन्म कुंडली के 12 में से 6 भाव इनकी गिरफ्त में रहते हैं और ये अपनी राशि स्वामी के आधार पर और अपने साथ बैठने वाले ग्रहों के आधार पर अपना प्रभाव जातक को देते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह जब इनके साथ आ जाता है तो विशेषकर इनके साथ वाले ग्रह का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है या प्रभाव कुछ खराब हो जाता है, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। कभी कभी राहु का किसी ग्रह के साथ बैठना जातक के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो जाता है। और केतु तो वैसे भी ऊंचाई का कारक है, क्योंकि केतु को ध्वजा बोलते हैं, ध्वजा कहा जाता है केतु को। केतु को किसी भी ग्रह के साथ बैठकर, यानी कि केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव में केतु वृद्धि कर देता है। तो ऐसे ही कुछ चुने हुए योग आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो राहु के अन्य ग्रहों के साथ बैठने पर और दृष्टि संबंध से निर्मित होते हैं। साथ ही बात करेंगे राहु की युति अगर किसी ग्रह के साथ हो तो जातक के जीवन पर क्या प्रभाव होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर पे शनि राहु युति, प्रेत श्रापित दोष। शनि के साथ राहु युति बनाकर बैठा हो तो उसे प्रेत श्रापित दोष की संज्ञा दी गई है। अगर ये युति लग्न में हो तो जातक के स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों को खराब करने का कार्य करता है। ये योग जातक को रोगी रखता है। अगर ये युति चतुर्थ स्थान में हो तो माता को कष्ट देता है, विद्या में बाधक होता है, सुख में कमी लाता है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत पैदा करता है। पंचम भाव में होने पर संतान के लिए कष्टकारी होता है। सप्तम भाव में होने पर वैवाहिक जीवन खराब रहता है। सुखद एहसास में बाधा उत्पन्न होती है। दसम भाव में ये युति होने से पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, पिता से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कार्य क्षेत्र में और व्यापार में प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। नवम भाव में ये युति होने से भाग्य, धर्म और पिता को कहीं ना कहीं पीड़ित करता है। लेकिन यदि इस युति पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक के ऊपर इसके दुष्प्रभाव ना के बराबर या बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन गुरु बलवान अवस्था में हो तब। यदि यही योग तीसरे, छठवें या 11वें भाव में हो तो अच्छा योग है। यहाँ पर यदि शनि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में राहु के साथ बैठे या शनि त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र भाव में राहु के साथ बैठे तो ये युति राजयोग कारक भी बन जाती है। आगे दूसरे नंबर पे बात करते हैं कपट योग की। जब जन्म कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में हो और राहु 12वें भाव में हो तो कपट योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण जातक निष्कपट नहीं रह सकता, उसमें कपट भाव भरा रहता है। ऐसे जातक की कथनी और करनी में विशेष अंतर पाया जाता है। ऐसा जातक अपने मन की बात किसी के सामने भी स्पष्ट रूप से नहीं कहता, क्योंकि उसके मन में कपट की भावना रहती है। अगर इस पर कहीं से गुरु का प्रभाव पड़ जाता है, जातक के कपट प्रभाव में कमी भी देखने को मिलती है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्रोध के बारे में। अगर लग्न भाव में सूर्य या मंगल के साथ राहु हो या ये तीनों हो तो जातक अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है। जातक के मन मस्तिष्क में सदैव क्रोध की भावना भरी रहती है। अनावश्यक लड़ाई झगड़ा विवाद चलता रहता है और इसके कारण से जीवन में जातक को हानि और कष्ट उठाने पड़ते हैं। वैसे ये युति किसी भी भाव में हो तो जातक का स्वभाव क्रोधी होता है, लेकिन ये युति
लग्न या लगने से संबंध बनाए तो जातक अत्यंत क्रोधी होता है। अब 4 नंबर पे हम बात करते हैं अष्टलक्ष्मी योग की। जब राहु छठे भाव में हो और गुरु केंद्र में हो, विशेषकर 10वें भाव में गुरु हो, तो अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण व्यक्ति शांति के साथ समृद्ध जीवन जीता है। अगर यहाँ मीन का राहु और कर्क का गुरु 10वें भाव में हो तो ये योग बहुत ही उत्तम श्रेणी का बन जाता है, लेकिन राहु और गुरु का अंश बल जरूर चेक करना चाहिए। अब नंबर 5 पर हम बात करेंगे ग्रहण दोष के बारे में। अगर सूर्य राहु की युति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में होती है तो इसे ग्रहण दोष कहा जाता है, लेकिन यहाँ दोनों ग्रहों के अंशों को जरूर देखें। इस युति में अगर राहु अंशों में सूर्य से आगे हो तो इस युति का प्रभाव अधिक होता है। अगर राहु अंशों में सूर्य से पीछे हो तो इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यह युति अगर लग्न में हो तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। चतुर्थ भाव में होता है तो मन को विचलित करता है, घर में कलह का वातावरण रहता है, माता पिता के स्वास्थ्य को खराब करता है, घर में आगजनी की घटना को जन्म देता है। गुरु की दृष्टि राहत संभव कराती है। अगर इस युति पे कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक को बहुत हद तक राहत भी मिलती है, लेकिन तृतीय भाव में इस युति को अच्छा माना गया है। जातक पराक्रमी और शत्रुहंता होता है, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए कष्टकारी होता है। 7वें भाव में युति होने से दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देती है। अगर 9वें भाव में हो ये युति तो पिता के सुख और भाग्य के द्वारा मिलने वाले सुख में बाधक बनती है। लेकिन यदि स्थिर लग्न हो और त्रिकोण में राहु सूर्य की युति हो तो इसको हमारे ज्योतिषकारों ने अच्छा और फलदायक योग भी बताया है। साथ ही अगर सूर्य केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र भाव में राहु से युति बनाई हो तो भी ये युति कुछ कष्टों के साथ राजयोग कारक होती है, और एकादश भाव में भी ये युति अच्छी मानी जाती है। और अगर इस युति पर गुरु की दृष्टि हो तो कहना ही क्या, तो हमेशा राहु सूर्य का योग अशुभ हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब आगे 6 नंबर पे है गुरु राहु युति, यानी कि इस युति को गुरु चांडाल दोष के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह हैं, धर्म का कारक है, लेकिन गुरु के साथ जब राहु की युति हो जाती है तो यह युति जातक को अपने जिम्मेदारियों से हटाकर अनावश्यक और अनैतिक कार्यों में उलझा देती है। ऐसा जातक धर्म को कम मानने वाला होता है या नास्तिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, पाखंडी हो सकता है और गलत मार्ग से अपने कार्यों को सिद्ध करने की कोशिश करता है। विशेषकर केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में युति होगी तब इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, लेकिन तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु अच्छा परिणाम देने वाला होता है और गुरु की युति उसके साथ होने पर राहु को बल मिल जाता है। तीसरे, छठवें और 11वें भाव में गुरु राहु युति अशुभ प्रभाव कम देखने को मिलते हैं, यानी कि तीसरे, छठवें और 11वें भाव में गुरु राहु युति के अशुभ प्रभाव जो है वो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन केंद्र त्रिकोण भाव में इस युति का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ गुरु और राहु के अंशों का अंतर भी विचारणीय होगा। राहु और गुरु के अंश जितने नजदीक होंगे प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। अब 7वां नंबर है चंद्र राहु युति का। चंद्रमा के साथ राहु की युति होने पर भी इसको ग्रहण दोष की संज्ञा दी जाती है और कुछ ज्योतिषकार इसको पिशाच बाधा का योग भी बताते हैं। इस योग के कारण जातक का मन विचलित रहता है, एकाग्रता भंग होती है, पढ़ाई में दिक्कत पैदा होती है, मन में अनैतिक, अनावश्यक और खराब विचार जन्म लेते रहते हैं, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जातक निराशावादी हो जाता है, उस स्वयं को भी हानि पहुंचाने में वह संकोच नहीं करता है। ऐसा जातक धोखेबाज और बहुरूपिया हो सकता है। जातक कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी में भी फंस सकता है। माता कष्ट में होती है। अगर चतुर्थ भाव और चतुर्थेश भी कहीं पीड़ित हुए तो मात्र सुख से वंचित रहना भी पड़ सकता है। लेकिन तृतीय, छठवें और एकादश भाव में ये युति शुभ फल देने वाली हो जाती है। इस युति वाले जातक की इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है।
अगर चंद्रमा यहाँ बलवान हुआ तो जातक अंक शास्त्र में महारत हासिल करता है। अगर चंद्र की युति राहु के साथ केंद्र में हो तो भी इसे शुभ बताया गया है, लेकिन इनका राशि स्वामी बलवान अवस्था में हो और किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, त्रिक भाव में ना हो। अगर यहाँ इनका राशि स्वामी त्रिक भाव में हो, पाप और भाव में हो, पीड़ित हो, तो यही युति जातक के लिए कष्टदायी भी हो जाती है। अगर यहाँ चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में या त्रिकोण में राहु से युति करे तो ये युति राजयोग कारक भी होती है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में राहु केतु के साथ हो या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में राहु केतु के साथ हो या कोई भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो और उसकी राशि में राहु या केतु हो तो भी यह योग कारक स्थिति बन जाती है। और अगर इस युति पर गुरु की दृष्टि हो तो समस्याएं कम, लाभ अधिक होता है। अतः राहु केतु से सदैव डरना नहीं चाहिए, क्योंकि राहु केतु का अन्य ग्रहों के साथ युति संबंध कभी कभी महान राज योग कारक भी होता है। अब नंबर 8 पे है मंगल राहु युति, यानी कि अंगारक दोष। यदि मंगल के साथ राहु युति में हो तो इस युति को अंगारक दोष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंगल साहस का, ऊर्जा का और पराक्रम का कारक है। इसलिए राहु के साथ युति होने के कारण व्यक्ति का जो पराक्रम और साहस है वो अनैतिक कार्यों में अधिक खर्च होता है। यानी कि जब मंगल के साथ राहु की युति होती है तो वहाँ पराक्रम और जो साहस है व्यक्ति का वो अनैतिक कार्यों में अधिक खर्च होता है। लेकिन यही योग अगर जन्म कुंडली के तीसरे, छठवें या 11वें भाव में हो तो सही मार्ग पर अनिष्ट निवारक होकर जातक को अच्छे सेनापति के पद तक पहुंचाने में समर्थ भी होता है और जातक प्रबल शत्रुहंता होता है। अगर पंचम भाव में राहु मंगल की युति हो तो कुछ ज्योतिषकारों ने इसे सर्प श्राप की संज्ञा दी है कि सर्प बाधा के कारण जातक को संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है, संतान कष्टों में फंसती है, संतान की दुर्घटना आदि के कारण जातक को शोक होता है। अतः पंचम भाव में अगर अंगारक दोष बना हुआ है तो इस दोष की शांति अवश्य ही करवा लेनी चाहिए। तीसरे, छठवें और 11वें भाव में जब राहु बैठता है, अकेला भी बैठता है, तो अनिष्ट निवारक योग बनाता है। सभी तरह के अनिष्टों से यह जातक की रक्षा करता है। और अगर यहाँ राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो राहु शुभ लाभदायक हो जाता है। मेष, वृषभ, कर्क इनमें से किसी राशि का लग्न हो तब राहु नवम, दसम और एकादश में हो तो भी राहु अनिष्ट कारक बन जाता है। शुभ फल प्रदान करने में समर्थ बताया जाता है राहु तीसरे, छठवें और 11वें भाव में। अतः राहु के द्वारा हमारी कुंडली में सिर्फ अशुभ योग ही निर्मित नहीं होते, अपितु राहु शुभ योग कारक भी होता है। आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए, कहीं राहु आपकी कुंडली में शुभ योग बनाकर तो नहीं बैठा और आप राहु के उस शुभ योग को अशुभ मानकर तो नहीं बैठे हो। और अगर आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।